स्टूडेंट्स, सूर्यांश स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पुरुषोत्तम कुमार पाठक। आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूलभूत संकल्पनाएं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं चर्चा के मुख्य बिंदु। चर्चा के मुख्य बिंदु हैं अंतिम वस्तु तथा मध्यवर्ती वस्तु के बीच अंतर, उपभोक्ता वस्तु तथा पूंजीगत वस्तु के बीच अंतर, स्टॉक तथा प्रवाह के बीच अंतर, निवेश की संकल्पना, मूल्य ह्रास किसे कहते हैं और माल सूची की संकल्पना क्या है। अब चर्चा विस्तार से। सबसे पहले अंतिम वस्तु तथा मध्यवर्ती वस्तु। अंतिम वस्तु उस प्रकार की वस्तु को कहा जाता है जिसे उत्पादन प्रक्रम के किसी चरण से गुजरना नहीं पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि अंतिम वस्तु सक्रिय आर्थिक प्रवाह से बाहर हो जाती है, अर्थात किसी भी उत्पादक के द्वारा इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। हालांकि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं और जिसके उपभोग के क्रम में अंतिम क्रेता बदलाव करता है, जैसे चाय पत्ती का प्रयोग जिस प्रकार से आप खरीदते हैं वैसे ही इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि उसका इस्तेमाल आप पेय चाय के रूप में करते हैं। लेकिन जब इसी चाय पत्ती का प्रयोग चाय दुकान में होगा तो इसे अंतिम वस्तु नहीं कहा जाएगा, तब इसे आगत के रूप में जाना जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु उपयोग की आर्थिक प्रकृति की दृष्टि से अंतिम वस्तु होती है। तो अंतिम वस्तु के उदाहरण है फर्नीचर, ब्रेड, मशीन, पंखा, लैपटॉप, जूते, पेन, पेंसिल, कपड़ा आदि अंतिम वस्तु के उदाहरण है। ध्यान रहे, ब्रेड, जब आप अपने घर में इस ब्रेड से सैंडविच बनाकर खाएंगे तो वह अंतिम वस्तु का ही उदाहरण होगा। लेकिन वही जब किसी रेस्तरां में उस ब्रेड का इस्तेमाल सैंडविच बनाने में इस्तेमाल हो रहा है तो वह ब्रेड अंतिम वस्तु नहीं बल्कि मध्यवर्ती वस्तु के रूप में इस्तेमाल होगा। दूसरा है मध्यवर्ती वस्तु। मध्यवर्ती वस्तुएं उस प्रकार की वस्तुएं होती हैं जो किसी दूसरी वस्तुओं के उत्पादन में कच्चे माल या आगत के रूप में प्रयुक्त होती हैं। कहने का मतलब है कि मध्यवर्ती वस्तुएं सक्रिय आर्थिक प्रवाह से बाहर नहीं होती हैं, बल्कि आर्थिक प्रवाह में ये शामिल होती हैं, सम्मिलित होती हैं। बल्कि किसी न किसी उत्पादक के द्वारा इनके रूप में बदलाव होता ही है। जैसे ब्रेड के निर्माण में गेहूं का प्रयोग होता है, गुड़ के उत्पादन में ईख का प्रयोग होता है और फर्नीचर के निर्माण में लकड़ी का उपयोग होता है। इसलिए ईख, गेहूं और लकड़ी मध्यवर्ती वस्तु के उदाहरण है। उपभोक्ता वस्तु तथा पूंजीगत वस्तु। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे उपभोक्ता वस्तु क्या है। तो उपभोक्ता वस्तु के अंतर्गत उस प्रकार की वस्तुएं और सेवाएं शामिल होती हैं जिनका प्रयोग एक उपभोक्ता के द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए होता है, जैसे आहार, वस्त्र, मनोरंजन आदि। उपभोक्ता वस्तुएं नाशवान भी हो सकती हैं और टिकाऊ भी हो सकती हैं। तो नाशवान वस्तुएं एक बार प्रयोग में आने के पश्चात पुनः प्रयोग में नहीं आ सकती हैं। आप उनका एक बार प्रयोग करेंगे तो फिर दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते। दूसरी तरफ टिकाऊ वस्तुओं को लंबे समय तक प्रयोग हो सकता है। जब आप टिकाऊ वस्तु खरीदते हैं तो उसका प्रयोग आप 1 वर्ष, 2 वर्ष या उससे भी अधिक आप कर सकते हैं, जैसे लैपटॉप या मोटरसाइकिल। सब्जी नाशवान वस्तु का उदाहरण है, जबकि पंखा टिकाऊ वस्तु का उदाहरण है। तो यहाँ पर जो आप वस्तु देख रहे हैं सब सभी उपभोक्ता वस्तु का उदाहरण है। सेब फल है, लैपटॉप है, जूते हैं, पंखे हैं और बर्गर है। ये खाने पीने की वस्तु है तो बर्गर नाशवान वस्तु है, सेब भी नाशवान वस्तु है, जबकि लैपटॉप, जूते और पंखा एक टिकाऊ वस्तु के उदाहरण है। पूंजीगत वस्तुएं वैसी अंतिम वस्तुएं जिनका प्रयोग किसी दूसरी वस्तु के उत्पादन में होता है, लेकिन उत्पादन प्रक्रम में इन वस्तुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो पूंजीगत वस्तुएं उत्पादन प्रक्रिया में सहायक होती हैं, ये सहयोग देती है। पूंजीगत वस्तुओं के अंतर्गत मशीन, उपकरण और औजार आते हैं। तो पूंजीगत वस्तुओं की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे पूंजीगत वस्तुओं की प्रकृति टिकाऊ होती है, मतलब ये लंबे समय तक चलते हैं। ये वस्तुएं उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग करती हैं। पूंजीगत वस्तुएं पूंजी निर्माण में सहायक होती हैं और पूंजीगत वस्तुएं श्रमिक की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करती है। अब हम लोग देखेंगे स्टॉक एवं प्रवाह। स्टॉक वैसे चर जिनकी माप एक दिए गए समय बिंदु पर होता है, स्टॉक चर कहलाते हैं। उदाहरण के लिए व्यापारी के गोदाम में रखा हुआ माल स्टॉक है।
किसी खास तिथि को व्यक्ति के खाते में जमा राशि मान लिया जाएगा। अगर आप कहते हैं कि 5 जनवरी 2021 को मंगरा के खाते में 5 लाख रुपए हैं, तो ये 5 लाख रुपए स्टॉक का उदाहरण है। कुल मुद्रा की पूर्ति, संपत्ति, देश की जनसंख्या, ये सभी स्टॉक चर के उदाहरण हैं। तो स्टॉक एक स्थिर धारणा है। प्रवाह वैसे चर जिनकी माप एक समयावधि में होती है प्रवाह चर कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में प्रवाह का संबंध प्रति घंटा, प्रतिदिन, प्रति सप्ताह या प्रति वर्ष आदि समयावधि से होता है। उदाहरण के लिए आयात, जब आप आयात की बात करते हैं तो आयात की गणना प्रति वर्ष होती है, निर्यात की गणना प्रति वर्ष होती है, वस्तु की मांग की गणना भी हम प्रति इकाई समय पर करते हैं और पूर्ति की गणना भी प्रति इकाई समय पर होती है। पूंजी निर्माण, प्रत्येक वर्ष पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य में होने वाली वृद्धि को हम लोग पूंजी निर्माण करते हैं। राष्ट्रीय आय, प्रति वर्ष एक देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्यों के योग को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो राष्ट्रीय आय की माप भी हम प्रति वर्ष करते हैं। प्रवाह एक गतिशील धारणा है। निवेश किसे कहते हैं? तो निवेश से तात्पर्य पूंजीगत स्टॉक में परिवर्तन से है। दूसरे शब्दों में निवेश आय का वह भाग है जो वास्तविक पूंजी निर्माण के लिए खर्च किया जाता है। इसमें नए पूंजीगत उपकरणों, मशीनों, नई इमारतों का निर्माण, स्टॉक में वृद्धि आदि को शामिल किया जाता है। केन्स के अनुसार निवेश से अभिप्राय पूंजीगत पदार्थों में होने वाली वृद्धि से है। निवल निवेश मतलब शुद्ध निवेश जिसे हम लोग कहेंगे, तो शुद्ध निवेश किसे कहते हैं? सकल निवेश में से मूल्यह्रास को घटाने से निवल निवेश प्राप्त होता है। अर्थात निवल निवेश बराबर सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। अब समझेंगे हम लोग मूल्यह्रास क्या है। तो पूंजीगत वस्तुओं में समय के साथ टूट फूट होती है और इसकी रख रखाव या प्रतिस्थापन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के टूट फूट या रख रखाव पर किए गए वार्षिक खर्च को मूल्यह्रास कहा जाता है। अर्थात यह किसी पूंजीगत वस्तु की टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता है। मूल्यह्रास लेखांकन संकल्पना है। कहने का मतलब है कि हो सकता है कि पूंजीगत वस्तुओं के रख रखाव या टूट फूट पर हर वर्ष कोई वास्तविक खर्च नहीं भी हो, लेकिन उसके मूल्य का लेखांकन हर वर्ष होता है। अप्रत्याशित या आकस्मिक घटना के कारण पूंजीगत वस्तुओं के विनाश को मूल्यह्रास में नहीं जोड़ा जाता है। अब इन्वेंट्री के बारे में देखें, माल सूची के बारे में देखें। तो बिना बिका हुआ माल उत्पादक उत्पादन करता है, एक वर्ष में वो बेच देता है। कुछ हिस्सा है जो नहीं बिकता है, उसे हम लोग बिना बिका हुआ माल कहेंगे। अर्धनिर्मित माल, वो उत्पादन के क्रम में कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो पूर्ण रूपेण नहीं बनती बल्कि उसको हम आधा ही बना के छोड़ देते हैं, तो उसको हम लोग अर्धनिर्मित वस्तु कहते हैं। यार कच्चे माल का स्टॉक जो कोई फर्म एक वर्ष से अगले वर्ष तक रखता है उसे माल सूची कहते हैं। तो माल सूची एक स्ट्रक्चर है। किसी वर्ष फर्म की माल सूची में परिवर्तन बराबर वर्ष के दौरान फर्म का उत्पादन और वर्ष के दौरान फर्म की बिक्री। मान लेते हैं उदाहरण के लिए कि एक फर्म एक वर्ष में 1000 पंखे का उत्पादन और 800 पंखे की बिक्री करता है, तो फर्म की माल सूची में 200 पंखे का संचय हुआ, मतलब 200 पंखा बढ़ गया। तो किसी वर्ष माल सूची के मूल्य में वृद्धि भी हो सकती है, तो वृद्धि को हम लोग संचय कहते हैं, और कमी को अपसंचय कहते हैं, तो कमी भी हो सकती है। तो माल सूची के प्रकार, माल सूची में नियोजित संचय तथा नियोजित अपसंचय, और दूसरा है माल सूची में अनियोजित संचय तथा अनियोजित अपसंचय। तो जब किसी फर्म के द्वारा जानबूझकर अपनी माल सूची में कमी की जाती है तो इसे माल सूची में नियोजित अपसंचय कहते हैं, और माल सूची में फर्म के द्वारा जानबूझकर की गई वृद्धि को माल सूची का नियोजित संचय कहा जाता है। दूसरी तरफ जब किसी फर्म की माल सूची में अप्रत्याशित ढंग से वृद्धि होती है तो इसे अनियोजित संचय कहते हैं। जैसे मान ले कि कोई व्यक्ति यह सोचकर चल रहा है कि एक वर्ष में हम 100 पंखे का उत्पादन बढ़ाएंगे, मतलब 100 उत्पादन हमारे माल सूची में होगा एक वर्ष में, तो इस तरीके से सोचकर वो 1000 पंखे का उत्पादन करता है, तो और 900 पंखे को बेचने का प्रयास करता है, लेकिन अचानक से उस वर्ष 200 पंखा ही उसका बिका, तो जो 700 पंखे हो गए वो उसके माल सूची में अप्रत्याशित ढंग से बढ़ गए, जिसे हम लोग अनियोजित संचय कहेंगे। इसके विपरीत
जब किसी फर्म की माल सूची में अप्रत्याशित कमी होती है तो इसे अनियोजित अपसंचय कहा जाता है। तो आज इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। समझने में अगर कहीं कोई दिक्कत आई होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आप देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल सूर्यांश स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत